हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और जैसे कि आपको पता ही है, आज एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम का पहला दिन था। तो आज की सभी शिफ्ट को एकदम डीपली एनालाइज करने के बाद लेकर आ चुका हूं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आज की सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है। यानी कि जितने भी लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो आपको तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी वीडियो से देखने को मिल जाए। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज की शिफ्ट में मोस्टली जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम इस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आज की शिफ्ट में पूछे गए काफी सारे क्वेश्चंस भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2 महीने पहले 5 जून गया है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी, 50वीं। इस बार 50वीं बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? देखिए दोस्तों, 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन के एक कॉन्फ्रेंस थे ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें डिसीजन लिया गया कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। यह दिवस हर साल क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को पर्यावरण का महत्व समझाया जा सके, ह्यूमन लाइफ के लिए पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है उसके फायदे बताए जा सके और हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। और 1972 के अगले साल से, यानी कि 1973 से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा 5 जून को। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में। अगर क्वेश्चन बने, आपका सही आंसर ये रहेगा। क्लियर है? 2023 में इस बार इसका थीम नोट करिए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम पूछा जा सकता है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था, 50वीं बार मनाया गया। पिछले साल का थीम नोट करिए, ओनली वन अर्थ। अनफॉर्चुनेटली 1973 में जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम भी ओनली वन अर्थ ही था, जो कि 2022 में था। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन निकल गए। तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको 100% प्रिपेयर रहना है। नोट करिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट है भाई हमारा दूसरा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। देखिए दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति ही भारत से था, आचार्य विनोबा भावे उनका नाम था। 1958 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसे दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो इंसान कुछ हटके काम करता है अपनी लाइफ में, समाज के लिए काम करता है, समाज के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर देता है, उस इंसान को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, जो कि बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज कल्याण के लिए वो काम करते थे। उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1958 में। क्लियर है? पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया? आचार्य विनोबा भावे। ये कौन थे? इनको दूसरे गांधी जी भी कहा जाता था, क्योंकि यह भी अहिंसा के रास्ते पर चला करते थे। यहां पर देखिए, विनायक नारहरी भावे का असली नाम था, ऑल्सो नोन एज विनोबा भावे, वॉज एन इंडियन एडवोकेट थे। ये एक ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स, ऑफन कॉल्ड आचार्य। ही इज द बेस्ट नो फॉर द भूदान मूवमेंट। ये भूदान मूवमेंट से जाने गए। भूदान मूवमेंट क्या था? जब भारत को आजादी मिली तो बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जिनके पास करने को कोई काम नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। तो उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया कि जो शाहूकार है, जिनके पास जमीन है, बड़े बड़े जमींदार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो गरीब लोग हैं उनको भूमि दान करें ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो ये थी भूदान मूवमेंट। He is considered as a national teacher of India and the spiritual successor of महात्मा गांधी. He is an eminent philosopher भी थे ये। eminent मतलब प्रख्यात। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है विनोबा भावे जी को पोस्टमसली इन 1983। पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत इनको 1983 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन याद रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन निकल गए। नोट करिए इंपोर्टेंट टर्म।
देखिए दोस्तों, केवल टीयर फर्स्ट ही नहीं, टीयर सेकंड जब आपका होगा ना, उस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है तीसरा, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसे इसमें शामिल किया गया है। मतलब किस में शामिल किया गया, कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? देखिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है समान की, ठीक है, समान अधिकार की बात हो रही है, ठीक है, कि भेदभाव नहीं करेगा राज्य, धर्म या फिर जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और ये समानता किस अधिकार में है? समानता का अधिकार, ये पहला ही तो अधिकार है हमारा, समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। और दोस्तों आपको पता है 14 से 18 आर्टिकल, 14 से 18 अनुच्छेद समानता के अधिकार में आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 भारत के संविधान में 1950 में जोड़ा गया था। तो इसी में ही कहा गया है कि राज्य व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 बैंक के नाम है, इनमें से कौन से बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई। भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, एज अ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 में हुई थी। बाद में 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बना दिया गया इसी का ही, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है, 1955 में। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक अभियान शुरू किया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। 100 डेज 100 पे अभियान कौन से बैंक ने शुरू किया? 4 ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये स्कीम है क्या, ये अभियान है क्या? इसके तहत दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 ऐसे जो डिपॉजिट पड़े हैं बैंक के अंदर, जिनको क्लेम नहीं किया गया है, उनको प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा और उनको रिटर्न किया जाएगा उन क्लेम को। आरबीआई लॉन्चेस 100 डेज 100 पे कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अंडर द स्कीम बैंक विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि देश के हर एक जिले में कम से कम जो 100 डिपॉजिट है जो कि क्लेम नहीं किए गए, ठीक है, उनको ट्रेस किया जाएगा और उनको सेटल किया जाएगा, उनको रिटर्न किया जाएगा। तो ये टारगेट सेट किया गया है। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, कोई शंभू महाराज पर्सनैलिटी है जिनको कभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनको क्यों पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, जो शंभू महाराज थे बहुत बड़े एक क्लासिकल डांसर थे और ये कौन सा नृत्य करते थे? ये करते थे भाई कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस है। यहां पर देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन। पंडित शंभू महाराज वॉज अ गुरु ऑफ लखनऊ घराना। ये लखनऊ घराना के गुरु थे ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक, ठीक है। इनको 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नोट करिएगा, शंभू महाराज की बात हो रही है, जो कि एक बहुत बड़े क्लासिकल डांसर थे, कथक डांस वो किया करते थे। पद्मश्री से उनको 1958 में सम्मानित किया गया। एग्जाम में सन भी पूछा जा सकता है भाई। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको 1967 में दिया गया। साथ ही संगीत नाटक अकादमी की जो मतलब ये जो अवार्ड है ना, जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक या फिर नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। पूछा जा सकता है संगीत नाटक अकादमी, सीजीएल में बहुत पूछा गया, तो भाई 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, शंभू महाराज का जो जन्म हुआ था 1910 लखनऊ में हुआ था। इनका जो निधन हुआ था 4 नवंबर 1970 दिल्ली के अंदर ही हुआ था। समझ गए, कर लोगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रैकेट द्वारा खेला जाता है? 4 ऑप्शन है। रैकेट, ठीक है ना, वो बैडमिंटन वाला जो रैकेट होता है ना, इस टाइप का। कौन सा खेल खेला जाता है? बच्चों वाला सवाल है। बेसबॉल नहीं खेला जाता, वॉलीबॉल नहीं खेला जाता, क्रिकेट नहीं खेला जाता। स्क्वाश एक खेल होता है, ठीक है, ये रैकेट के द्वारा खेला जाता है। आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा, जहां पर 2 या फिर 4 खिलाड़ी खेलते हैं, एक बंद कमरे के अंदर खेलते हैं। बोर्ड गेम होता है, एक दीवार के ऊपर एक बॉल और रैकेट से वो खेलते हैं, ठीक है। 2 या फिर 4 खिलाड़ी इसमें होते हैं। स्क्वाश हैज इज ओरिजिन इन ओल्डर गेम फॉर रैकेट्स विच वॉज प्लेड इन लंदन प्रिजन्स, यानी कि लंदन की जेलों में इसको खेला जाता था 19वीं सेंचुरी के आसपास, ठीक है। बॉयज एट हैरो स्कूल नोटिस दैट अ पंचर्ड बॉल, मतलब बॉयज ने इसको नोटिस किया और स्कूल में भी इसको
खेला जाने लगा। यहां पर देखिए, द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्क्वैश द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, यानी कि इसको जो कंट्रोल करता है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इसको कंट्रोल करता है, और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन इस स्पोर्ट को ओलंपिक गेम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि बहुत सारी एप्लीकेशंस भी दी गई। अभी तक स्क्वैश जो गेम है वो ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन है 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां राज्यत्व दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? देखिए दोस्तों, राज्यत्व दिवस का मतलब है कि उन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, वो पूर्ण राज्य बन गए, उसे बोलते हैं राज्यत्व। तो भाई 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कुछ 4 ऑप्शन है, ये पूछ रहा है कि वे कौन से 3 राज्य जिन्होंने 21 जनवरी 2022 को 50वां दिवस मनाया, कौन सा नहीं है? 3 राज्य है, वो कौन सा नहीं है जिसने नहीं मनाई, मतलब जिसको 21 जनवरी को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, वो पूछ रहा है ये, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। ये पूछ रहा है कि कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। नागालैंड नहीं है, ये नहीं मनाता 21 जनवरी को हर साल राज्यत्व दिवस। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर मनाते हैं, क्योंकि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसीलिए इन्होंने 21 जनवरी 2022 यानी कि पिछले साल 50वां राज्यत्व दिवस मनाया। समझ गए? वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है एक तरीके से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी 1906 में भारत के अंदर हुई थी। पहले इसको इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भारत के उत्तराखंड के देहरादून में है। तो भाई जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो देहरादून में है, नोट करिएगा, हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता? देखिए दोस्तों, एक सम्मान है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान इन चारों में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ठीक है, तो भाई जो कालिदास सम्मान है ना, पहले तो ये मध्य प्रदेश राज्य के सम्मान है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल इस सम्मान को देती है। कला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, चाहे वो आपका संगीत का क्षेत्र हो, या फिर क्लासिकल नृत्य का क्षेत्र हो, या फिर कुछ भी बनाना आर्ट का क्षेत्र हो, ठीक है। कला के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता। शास्त्रीय संगीत दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य दिया जाता है, प्लास्टिक कला, ये भी एक कला है, कठपुतली कला नहीं है, ये तो एक खेल है, कठपुतली का खेल तमाशा है। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कालिदास सम्मान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द कालिदास सम्मान इज एन आर्ट अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक कला का पुरस्कार है जो कि हर साल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर कालिदास, कालिदास जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। द कालिदास सम्मान वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1980, 1980 में कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी, पहला सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में कालिदास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंडित वेंकटेश कुमार, जो कि एक क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में इनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? पहले तो 2021 का पूछ रहा है और पैराशूटिंग के क्षेत्र में पूछ रहा है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको दिया गया 2021 में पैराशूटिंग के क्षेत्र में? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो भाई सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा वही है जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, ठीक है। ये शूटर है अवनी लेखरा, एन इंडियन पैरा ओलंपियन एंड राइफल शूटर, वॉज बोर्न ऑन November 8, 2001। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया 10 मीटर की एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में, साथ ही एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। 2022 में अवनी लेखरा को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 2022 में अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे उस टाइम पर। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2
मेडल इन द सेम पैरा ओलंपिक एंड द कंट्रीज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। यानी कि ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एक ही खेल में, एक ही इवेंट में 2 मेडल भारत को एक साथ दिलाए। ठीक है, और साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से भी इनको सम्मानित किया गया पैरा शूटिंग डिसिप्लिन में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और यहां पर कुछ मैंने लिखा हुआ है, चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहेब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन है, मराठा शासक है हमारे। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध है। बालाजी बाजीराव का जो जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1720 में हुआ था। साथ ही इनका जो निधन हुआ था 23 जून 1961 में हुआ था। क्लियर है। नाना साहिब फर्स्ट के नाम से इनको जाना जाता है। ये 8वें पेशवा थे मराठा कॉन्फेडरेसी के। इनको पेशवा अपॉइंट किया गया 1740 में, इनको पेशवा बनाया गया इनके पिता की मृत्यु के बाद, जिनका नाम था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बालाजी बाजीराव के पिता का क्या नाम था? पेशवा बाजीराव फर्स्ट था। ठीक है, जिनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को। समझ गए? इंपोर्टेंट है। 1740 में बने थे पेशवा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्य बनी? आप सभी को पता है राज्यसभा के अंदर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जो कि कला, साइंस, स्पोर्ट के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत यानी कि भारत के आजाद होने के बाद राज्यसभा के रूप में नामित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यक कौन थी? यानी कि क्लासिकल डांसर थी, और वो पहली महिला बनी थी नॉमिनेट होने वाली राज्यसभा के लिए। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल ये कौन थी? ये भरतनाट्यम के एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर, क्लासिकल डांसर थी। इनको बहुत सारे सम्मान, अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। रुक्मणी देवी अरुणडाल वाज द फर्स्ट वुमन टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। रुक्मणी देवी वाज बोर्न ऑन 29 ऑफ फेब 1904 इन मदुराई, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। रुक्मणी देवी वाज इंडियन थियोसोफिस्ट, डांसर और कोरियोग्राफर ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम भरतनाट्यम। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रुक्मणी अरुणडाले हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वही भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। सी वॉज एक्टिविस्ट फॉर एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर, एनिमल्स के लिए भी ये काम करती हैं। ठीक है, एनिमल्स की एक एनजीओ चलाती थी। पद्मा भूषण अवार्ड से इनको 1956 में सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1957 में सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के एक सम्मान है, उससे भी इनको 1984 में सम्मानित किया जा चुका है। और अभी अभी बताया था कालिदास सम्मान की जो शुरुआत हुई थी 1980 से हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी कहां घटित हुई थी? इतिहास का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्लैक होल की जो त्रासदी हुई थी वो कोलकाता के अंदर हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी? सिराजुद्दौला ने करवाई थी 20 जून 1756 में एग्जैक्टली ये त्रासदी हुई थी, जहां पर यूरोपियंस को लगभग 146 यूरोपियंस को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। 24 घंटे या फिर 48 घंटे के बाद उसको खोला गया था। कुछ ही लोग बच पाए थे। ठीक है, ये थी ब्लैक होल त्रासदी। नेक्स्ट है नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे अकेले संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों, पुराने टाइम में एक वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिसको शायद आप संतूर के नाम से जानते होंगे। अगर आपने संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना है लेकिन इसके बारे में कभी जाना नहीं, आपने कभी देखा नहीं, तो सबसे पहले गूगल करिए कि संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, कैसी ये धुन निकालता है। देखिए दोस्तों, ये एक बॉक्स टाइप होता है कुछ इस आकार का, जिसमें यहां पर कुछ वायरिंग जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसी वायरिंग जुड़ी होती है जो कि बहुत ही अच्छी धुन निकालता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो संतूर वाद्य यंत्र था, इसको इन चारों में से किस पर्सनैलिटी ने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया था, सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया था? उसका श्रेय कौन सी पर्सनैलिटी को जाता है?
तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव कुमार शर्मा थे, जो कि संतूर वादक थे, संतूर बजाया करते थे। इनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सबसे पहले शिव कुमार शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक संतूर बजाते थे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये एक। पंडित शिव कुमार शर्मा इज अ क्रेडिटेड विद सिंगल हैंडली मेकिंग द संतूर अ पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, बता चुका हूं। पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1986। इनको संगीत नाटक अकादमी से नवाजा जा चुका है 1886 में। साथ ही पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1991 में। पद्म भूषण से भी 2001 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है तो बता दोगे संतूर। निम्नलिखित में से किसने तानसेन सम्मान 2022 जीता? लो भाई, एक और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें और नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, तानसेन सम्मान की बात हो रही है। अभी अभी हमने कालिदास सम्मान के बारे में बात करी और दोनों अवार्ड में सिमिलरिटी ये है कि दोनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं हर साल। लेकिन इस अवार्ड की खास बात यह है कि ये स्पेशली म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहे 2022 में किसने इस अवार्ड को जीता? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नित्यानंद हल्दीपुर। नित्यानंद हल्दीपुर ने इस अवार्ड को जीता 2022 में। अवार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1980। इसकी भी स्थापना 1980 में ही हुई थी। तानसेन अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर फॉर एक्सीलेंस इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इसको दिया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द तानसेन समारोह एट ग्वालियर। जब हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, उसमें इस अवार्ड को दिया जाता है। नोट करिएगा भाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि अपने कार्यकाल में कभी भी संसद नहीं गए? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे भारत के 1979 से लेकर 1980 तक। 1979 में लगभग ये शायद जुलाई के आसपास प्रधानमंत्री बने थे और 1980 में जनवरी तक इनका कार्यकाल रहा था। 18 संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, एक संगीत के दिग्गज हैं पंडित रविशंकर। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ये संगीत की कौन सी शैली से संबंधित हैं? क्वेश्चन का सही आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, ये सितारिस्ट थे, बहुत बड़े सितार बजाया करते थे। अगर सितार के बारे में नहीं जानते इसको भी गूगल करिए। रविशंकर वॉज एन इंडियन सितारिस्ट एंड कंपोजर, अ सितार virtuous. He became the world best known expert of North Indian classical music in the second half of 20th century. North Indian classical music के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। Influenced many musicians in India and throughout the world. बहुत सारे म्यूजिशियन भारत के अंदर और आउट ऑफ इंडिया इनसे इन्फ्लुएंस हुए। इनको बहुत बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, एग्जाम में गारंटीली पूछेगा। भारत रत्न 1999 में दिया गया पंडित रविशंकर जी को। नोट करिए भाई, डेट पूछी जाती है। पद्म भूषण 1981 दिया गया। पद्म भूषण 1967 में सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में और कालिदास सम्मान से भी इनको 1987-88 में सम्मानित किया जा चुका है। याद रहेंगे पंडित रविशंकर कौन थे? सितारिस्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? इन चारों में से कौन सी भारत में एक चूना पत्थर की गुफा है, यानी कि लाइम स्टोन से बनी एक गुफा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा है मैंने। बोरा, ठीक है, बोरा एक गुफा है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है, विशाखापट्टनम में। ये लाइम स्टोन से बनी हुई एक गुफा है। यहां पर देखिए, द बोरा केव नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इज एन एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन केव। द बोरा केव आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन अनंतगिरी हिल। अनंतगिरी हिल में ये लोकेटेड है। आरकू वैली पड़ती है अलोरी सीथारमन राजू डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में ये वहां पड़ती है, ठीक है। और 80 मीटर इसकी डेप्थ है, यानी कि 260 फीट, और इसको इंडिया की डीपेस्ट केव भी कंसीडर किया गया है। और ये जो केव है ना, ये भगवान शिवा यानी कि लिंगम शिवा को समर्पित है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई जो बोरा गुफा है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भारत की इकलौती लाइम स्टोन केव है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी ना, वो सिराजुद्दौला
और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। और यह हुआ कब था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के अंदर, प्लासी नदी के किनारे। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों का कौन सा संस्करण शास्त्रीय भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि देवानंद जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो इनका नाम है रोमांसिंग विद लाइफ। देवानंद जो एक्टर थे, बहुत ही बड़े पुराने एक्टर, इन्होंने एक किताब लिखी थी रोमांसिंग विद लाइफ, और ये इनकी बायोग्राफी है। ठीक है, मूवी भी है ये एक। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी CH3NO2 नाइट्रोमीथेन का सही सूत्र है। नाइट्रोमीथेन एक स्ट्रॉन्ग पोलर ऑयल लिक्विड है जो कि सोलवेंट या फिर रिएक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल के रूप में, फ्यूल, मोटर स्पोर्ट में, साथ ही रॉकेट्स के अंदर एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन के अंदर भी फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? द रोड अहेड आत्मकथा है बिल गेट्स की, जो कि एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव नाथन माई होवर्ड और साथ ही फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट जो कि पुलित्जर प्राइज विनर भी रह चुके हैं, पीटर रिहनसन, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया और 1995 में इस किताब को पब्लिश किया गया। बिल गेट्स की आत्मकथा है द रोड अहेड। नींबू और खट्टे फलों में कौन सा रसायन होता है या फिर कौन सा एसिड होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने भी खट्टे फल होते हैं या फिर लेमन जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है मोस्टली। क्वेश्चन का सही आंसर है साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के कैबिनेट मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? सभी लोगों को पता है 7 जुलाई 2021 को भारत का जो कैबिनेट है वो अपडेट किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। तो जितने भी मिनिस्टर थे उनको सफल कर दिया गया था। ठीक है, उनके पास जो मंत्रालय था उनको बदल दिया गया था और कुछ मंत्रालयों को नए मंत्री दिए गए थे। तो भारत के फिलहाल जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना वो धर्मेंद्र प्रधान है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि एजुकेशन मिनिस्टर बनने से पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय हुआ करता था। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके पास हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, ये मंत्रालय इनके पास था। गायन की मांड या फिर गायन की मांड शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, एक सिंगिंग स्टाइल है। ठीक है, एक सिंगिंग स्टाइल है जिसका नाम है मांड। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये भाई राजस्थान राज्य से संबंधित है। और अल्लाह जिलाई बाई ये एक सिंगर थे जो कि इस स्टाइल से संबंधित थे, बीकानेर से, और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी 1982 में सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी से 1988 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CGL के एग्जाम में इस बार बना था। दोस्तों, हैरिस पार्क कहां पर स्थित है जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? दोस्तों, हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है जिसका नाम अब लिटिल इंडिया कर दिया गया, क्योंकि एक हिंदू यानी कि एक इंडियन कम्युनिटी, बहुत सारे इंडियन इस पार्क के आसपास रहते थे और इस पार्क के अंदर वो इंडियन फेस्टिवल्स मनाते थे बड़ी धूमधाम से इकट्ठा होके। इसीलिए हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया कि भाई यहां पर तो इतने इंडियन हैं कि ये तो एक छोटा भारत ही इन्होंने बसा दिया। ठीक है, तो हैरिस पार्क लिटिल इंडिया का नाम बदलकर कर दिया गया, लिटिल इंडिया कर दिया गया हैरिस पार्क का नाम बदलकर। उस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये है। देखिए, हैरिस पार्क इज अ हब इन वेस्टर्न सिडनी वेयर द इंडियन कम्युनिटी सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स सच एज दिवाली और ऑस्ट्रेलियन डे। एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने का में सक्षम बनाता है। मॉड्यूलेटर होता है, उसको मोडम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो वायर के थ्रू डेटा संचार कर रहा है। ठीक है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो हमारा या फिर टेलीफोन लाइन वगैरह हो, उसके थ्रू हम कंप्यूटर से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें हमें मोडम लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मोडम। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूनेट का जन्म हुआ था, जो कि बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के कल्याण के लिए।
इसीलिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हो गया। इनका जन्म जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1910 को हुई थी, तीसरा क्वेश्चन हो गया। हेनरी ड्यूनेट वाज अ स्विस ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि मानव कल्याण के लिए काम करते थे, एक बिजनेसमैन थे, सोशल एक्टिविस्ट ये थे, साथ ही को फाउंडर भी थे रेड क्रॉस मूवमेंट के। ये क्लियर है। और इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था, शांति का नोबेल प्राइज 1921 में। और फैक्ट ये है कि भाई हेनरी ड्यूनेट पहले इंसान है नोबेल प्राइज जीतने वाले। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1921 में नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में इन्होंने जीता था, हेनरी ड्यूनेट ने। और आपको बता दूं 1863 में फाउंडेशन हुई थी रेड क्रॉस मूवमेंट की, ठीक है, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो कि बन सकते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित है? म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में भी छप चुका होगा। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है ना, लाइन जानी पहचानी। तो वही पूछ रहे कि म्यूचुअल फंड जो है इंडिया के अंदर इसको कौन कंट्रोल करता है, किसके अधीन ये आता है? इसको भाई आरबीआई और सेबी इसको कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल गए। अब भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी हैं, 4 क्वेश्चन निकल गए। सेबी की जो चेयरपर्सन है वो माधवी पुरी बुच है, 5 क्वेश्चन निकल गए। याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनरल साइंस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने सुना होगा, जहां पर जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, एक तरीके से फूड बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से, ठीक है, ताकि वो ग्रो हो सके। उनको शुगर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड मिनरल्स इनटू शुगर और ऑक्सीजन, यानी कि इस प्रोसेस में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो हैं वो शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर, यानी कि जब प्लांट्स अपने लिए फूड बना रहे होते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर लिख दिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर और प्लस सनलाइट मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वही प्रोसेस यहां पर हो रहा है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यकीन नहीं आएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी लोग आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा रहे होंगे कि आज की शिफ्ट में 25 में से मैक्सिमम लोगों ने 15 किए हैं, किसी ने 20 क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा प्रोवाइड करा रहा हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं जो कि आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनालिसिस तो हमने भी बहुत किया है पिछले सालों में, लेकिन ये चीजें महत्वपूर्ण है। 32 मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवर्तित रेंज यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है? वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है साउंड की जो कि मानव कान सुन सकते हैं इजीली? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? यानी कि कौन सा शहर भारत का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है? सांची शहर की बात हो रही है तो सबको पता होना चाहिए, सांची तो भाई मध्य प्रदेश के अंदर है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और ये सांची वही शहर है जो कि 3 महीने पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट में शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, सांची इन मध्य प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी इन मई, यानी कि मई के अंदर सांची आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के क्लोज पड़ता है भोपाल के, ठीक है। और ये फर्स्ट सोलर सिटी बनने जा रहा है। यूनेस्को की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, लंदन यूनाइटेड किंगडम ने करी थी। 192 कंट्री शायद अब इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंटरेस्टिंग है भाई, बात हो रही है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। तो भाई इसकी बात कर दे कि ये एसोसिएशन बनाई क्यों गई थी? इंडिया के अंदर जो शूटिंग स्पोर्ट है ना
उसको बढ़ावा देने के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया था 1951 में। अब भाई इसके पहले इसके संस्थापक कौन थे या फिर इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने, ये भी फैक्ट है। द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में NRAI इसको बोलेंगे, वॉज फाउंडेड इन 1951, 1951 में इसकी स्थापना हुई। विद अ व्यू टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज द शूटिंग स्पोर्ट इन इंडिया, मतलब शूटिंग स्पोर्ट को पॉपुलर करने के लिए इंडिया में इस एसोसिएशन का गठन किया गया। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, इसके फाउंडर थे, इन्होंने इसका गठन किया था। और ये इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद श्री गोविंद वल्लभ पंत इसके प्रेसिडेंट बने, लाल बहादुर शास्त्री जी इसके प्रेसिडेंट बने, श्री YB चौहान इसके प्रेसिडेंट बने, श्री GS ढिल्लों और श्री जोगिंदर सिंह, श्री रविंद्र सिंह इसके प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी श्री रविंदर सिंह 2010 से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा 2010 से श्री रनिंदर सिंह जी है, रनिंदर है ये। और 1951 में इसका गठन हुआ था। रिकेट्स और रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, मतलब रात को नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं रतौंधी। कर्मशः किस किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से, स्पेशली बच्चों में हो जाता है जहां पर उनकी हड्डियां मुड़ने लग जाती है, कमजोर हो जाती हैं। तो भाई हड्डियों की बात हो रही है तो विटामिन डी यहां पर काम आएगा। और आंखों की बात हो रही है रतौंधी की, तो विटामिन ए हेल्पफुल होता है आईज को इंप्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी और विटामिन ए। कहां पर है विटामिन डी और विटामिन ए, ऑप्शन ए सही है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफिथेल्मिया आर कॉजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स जो है, कुपोषण भी जिसको बोलते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। 36, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुसार राज्य निम्नलिखित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। दोस्तों ये संविधान मतलब ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये भारत के 86वें संविधान में 86वां संशोधन किया गया था 2002 में शायद। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 2002 में ये हुआ था। इसके थ्रू आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें यही कहा गया था कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कंपल्सरी चिल्ड्रन को जिनकी एज 6 से 14 वर्ष के बीच में होगी। फंडामेंटल राइट है ये, मौलिक अधिकार है एक। और 21A में ये आ रहा है, अनुच्छेद 21A में। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में इसमें सबसे ज्यादा बोली जाती है। देखिए दोस्तों, डोंगरी इज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन पीपल। डोंगरी जो भाषा है ना वो 2.6, यार दिमाग खराब हो रहा है, 6.2 बोल रहा हूँ, 2.6 को। यार देखिए रात का समय है, क्योंकि पूरा दिन एनालाइज किया पेपर हमने, 3 ने मिलकर, 2 और हैं हमारे साथ टीम में, और पीपीटी बनाई और इसको फटाफट मैंने प्रिपेयर किया और दिन में आपको 2 वीडियो भी प्रोवाइड करी। इस वजह से ये चीजें हो रही हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डोगरी इज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन पीपल। डोगरी जो भाषा है वो 2.6 मिलियन द्वारा बोली जाती है। मोस्ट कॉमनली इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के अंदर। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहां स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? यह है भाई राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज अ टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, इंडिया, जो कि 891 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, 1958 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? 2020 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत हुई थी। इस बार तीसरा संस्करण था। उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन कराया गया था, अलग अलग शहरों के अंदर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। इस बार भी इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही और पहली बार 2020 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। देखिए दोस्तों, देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो इसमें अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 22 फरवरी में। सबसे पहले 22 फरवरी 1 मार्च 2020 तक ये चला था। उड़ीसा में इसका पहले एडिशन का आयोजन हुआ था 2020 में। एक साल मिस हो गया था कोविड की वजह से। 24 अप्रैल से लेकर 3 मई 2023 में इसका तीसरा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सारी चीजें याद रहेंगी। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम और ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दोनों में डिफरेंस है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। एग्जैक्टली बोले तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी थी। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाइसराय था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाइसराय था उस टाइम पर। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय देम वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ऑन 19 जुलाई 1905। बंगाल वॉज पार्शनड यानी कि डिवाइड हो गया था 16 अक्टूबर 1905। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करी गई थी। प्रोटेस्ट विरोध हुआ था बंगाल विभाजन का। 1905 में बंग भंग आंदोलन भी शुरू किया गया था पूरे देश के अंदर। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जब आए, उन्होंने 12 दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। याद रहेगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे विदेशी यात्री ट्रेवलर भारत आया करते थे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि कौन सा यात्री मेल नहीं खा रहा है? इबन तुता मारोको, यानी कि हमें यह बताना है कि कौन सा जो विदेशी यात्री भारत आया था वो कौन से देश का था। इबन तुता मारोको, यस, इबन तुता जो एक यात्री था वो मारोको का था। जो इबन तुता था वो भारत आया था दिल्ली सल्तनत में 1334 के टाइम पर आया था। उस टाइम पर दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। तो ये तो सही है, इबन तुता मारोको से ही आया था। मार्को पोलो इटली से आया था, ये कह रहा है, बिल्कुल सही है। साउथ इंडियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रुद्रमा देवी, यानी कि जो दक्षिणी भारत का राजवंश थे वहां पर रुद्रमा देवी उस टाइम पर राज कर रही थी। तो वहां पर 1292 में ये आया था। तीसरा है हमारा पीटर मुंडी, चीन। पीटर मुंडी जो है ये चीन से नहीं आया था, ये इंग्लैंड से आया था। वो एन इटालियन विजिटर था। वैसे तो ये मुगल एम्पायर के टाइम पर आया था, शाहजहां के टाइम पर आया था 1628 में। इंग्लैंड का यही था। तो यही हमारा सही है आंसर, मतलब ये गलत है। पीटर मुंडी जो शाहजहां के टाइम पर आया था ये चीन से नहीं, इंग्लैंड का यात्री था। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ये तो सबको पता है। महमूद गजनी के साथ आया था 1017 में। नेक्स्ट है चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बेसिक क्वेश्चन है। चेकमेट शतरंज में इस्तेमाल किया जाता है। सीजीएल के एग्जाम में इस बार बहुत क्वेश्चन बने, ठीक है, मतलब टर्म्स पूछी गई खेल की। हॉकी की रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स थी, बेसबॉल से रिलेटेड टर्म्स पूछी गई, वॉलीबॉल से रिलेटेड टर्म्स पूछी गई। तो ये भी तो टर्म्स हैं, ये भी तो चेकमेट क्वेश्चन में पूछ लिया, शतरंज से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने कवर किया ये। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? बेसिक क्वेश्चन है, अभी अभी आया था। विटामिन डी की कमी से हो जाती है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यहां पर बात हो रही है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेशनल बायोडायवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। एग्जैक्टली बात करें तो 1 अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी। इसके जो चेयरपर्सन है मिस्टर सी एकलेंडर रेड्डी हैं, ठीक है, जो कि आईएफएस ऑफिसर है, रिटायर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। इसका हेड ऑफिस चेन्नई के अंदर है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एब्रीविएशन एनबीए इसको लिखेंगे, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा भाई।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या परित्याग से संबंधित है? यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें भारत के राष्ट्रपति की शपथ लेना या फिर परित्याग रिलेटेड अपना त्याग पत्र वो किसे देगा, इस टाइप की चीजें हैं। अनुच्छेद 60 में ये प्रावधान हमें मिलता है कि राष्ट्रपति जब शपथ लेगा उसकी शपथ मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, और राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ये प्रावधान हमें अनुच्छेद 60 में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता था? इसे 9 नवंबर 2000 को एक राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिली। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड को ही पहले देवताओं की भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहीं पर आपको 4 धाम मिलेंगे। और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई एक नए राज्य के रूप में। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही होगा, देहरादून। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? यह क्वेश्चन हाल ही में सीजीएल के एग्जाम में बना। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम तो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिन्होंने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्होंने ही भारत के राष्ट्रपति को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? यह भी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन बन चुका है, वहां से ही मैंने इसको उठाया है। दोस्तों एक लिस्ट जारी होती है हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं। इस बार इसमें टोटल 139 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और भारत को 139 में से 38वीं रैंक मिली, जो कि अपने आप में काफी अच्छी है। लॉजिस्टिक की बात हो रही है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो यहां पर हमारा कस्टम्स आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भारत कितना फ्लेक्सिबल है, यानी कि भारत की सर्विस कैसी है, भारत की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें देखी गई। उसी के अकॉर्डिंग भारत को 38वां स्थान मिला। सभी देशों के ऊपर सर्वे किया जाता है, सभी देशों की क्वालिटी देखी जाती है, कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे उनकी कस्टम्स परफॉर्मेंस देखी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी देखी जाती है, इजी ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, यानी कि शिपमेंट्स को अरेंज करना कितना इजी है, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी देखी जाती है, साथ ही कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग देखा जाता है, टाइमलाइंस ऑफ शिपमेंट देखा जाता है, यानी कि अगर कोई ऑर्डर भारत से हुआ या फिर भारत कोई ऑर्डर लेगा या फिर देगा, उसको कितनी जल्दी शिप कर देगा, फिर जो टाइम दिया है उसी टाइम पर प्रॉपर शिपमेंट उसकी हो रही है, कंसाइनमेंट की, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रैंक दी जाती है। इस बार भारत को 139 में से 38वीं रैंक मिली है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को, जो कि हर साल वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रक्तचाप द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो कौन से डिवाइस द्वारा मापा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टफ है थोड़ा सा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस फेगमोमैनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। जो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं इस फेगमोमीटर। बैरोमीटर भी है, इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर होता है, दूध की संघनता को हम मेजर करते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो भाई ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में आपने सुना होगा, जिनको भारत का अनऑफिशियल एम्बेसडर भी बताया जाता है। उनका नाम है दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ही वो पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। 1892 में जनरल इलेक्शन हुए थे और ये ब्रिटिश संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे और ये पहले इंडियन थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले।
दादा भाई नौरोजी, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर और मर्चेंट, स्कॉलर एंड राइटर भी थे ये, हु सर्व सेकंड, 9th और 22nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं 1886 से 1887, 1893 से 1894, 1906 से लेकर 1907 तक। 3 बार ये नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, दूसरी, 9वीं और 22 बार, याद रहेगा। नेक्स्ट वन, नई दिल्ली का लोटस टेंपल डैश के एक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नई दिल्ली में लोटस टेंपल है ना, ये कौन से देश के आर्किटेक्चर द्वारा डिजाइन किया गया था। सबसे पहले तो आर्किटेक्चर का नाम जानते हैं। आर्किटेक्चर का नाम था फरीबोज शाबा, जो कि ईरान का एक आर्किटेक्चर था। क्लियर हो गया कौन से देश का आर्किटेक्चर था? ईरान का। लोटस टेंपल को दिसंबर 1986 में पब्लिक के लिए खोला गया था और इनके डिजाइन के बेसिस पर ही लोटस टेंपल को लोटस का नाम दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कमल के आकार का ये डिजाइन बनाया था। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? सबसे पहले समझेंगे सरकारिया आयोग था क्या। दोस्तों, सरकारिया आयोग 9 जून 1983 को बना था। क्यों बनाया गया था इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? ताकि ये एग्जामिन कर सके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की जो पावर है और उसके जो रिलेशनशिप है उनको बैलेंस कर सके और उसको एग्जाम कर सके और उसके ऊपर एक रिपोर्ट दे सके और क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, उसके बारे में बता सके। ठीक है, संविधान को और बेहतर बनाने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी 1983 में 9 जून को। समझ गए? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का जो रिश्ता है, रिलेशन है, और जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का बैलेंस है, उसको एग्जामिन करने के लिए इस विभाग को बनाया गया था, जिसके प्रेसिडेंट बने थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया इसके प्रेसिडेंट बने थे। दोस्तों, द कमीशन सबमिटेड इट्स फाइनल 1600 पेजेस रिपोर्ट इन 1988। हो गया क्लियर? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी थी? 1988 में करी थी। पूरे 1600 पेज की इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करी थी। कंटेंट 247 स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेशंस, साथ ही 247 सुझाव भी इस रिपोर्ट में इस आयोग ने दिए थे कि भाई ये सुधार या फिर ये चीजें होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द लार्ज साइज ऑफ इट्स रिपोर्ट, द कमीशन रिकमेंडेड बाई एंड large status in the center status relation, especially in the areas relating to legislative matters, role of government as uses of article 356। जो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है, अगर किसी राज्य के अंदर सरकार विफल हो जाती है तो वहां पर प्रेसिडेंट शासन आ जाता है, राष्ट्रपति शासन आ जाता है। ये सारी चीजें लागू होना इसी रिपोर्ट के बाद हुई थी बेहतर तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? बच्चों वाला सवाल है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है किसी भी फल को कृत्रिम रूप, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए। प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहां पर स्थित है? एक मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर, जो कि गुप्त काल के शासन में बना था। ये कहां पर स्थित है? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है दियोगढ़। ठीक है, दियोगढ़ ललितपुर में ये जगह पड़ती है। देवगढ़ इसको बोला जाता है, देवगढ़। ठीक है, दियोगढ़ या फिर देवगढ़ इसको बोला जाता है। ललितपुर में ये पड़ती है, जिसको गुप्त पीरियड के टाइम पर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी से 125 किलोमीटर पर दूर है। दशावतारा टेम्पल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पाया गया सबसे पुराना मंदिर इसको माना जाता है, जो कि लॉर्ड विष्णु भगवान को यह समर्पित है। द दशावतार टेम्पल और विष्णु टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड द गुप्त टेम्पल, इसको गुप्त टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले दशावतार मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, बता दोगे? विष्णु भगवान को समर्पित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर, देवगढ़ में यह स्थित है। अरब सागर में उठे विपर्जोय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया? अभी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, सीजीएल 2023।
बिपरजॉय गुजरात को इसने हिट किया था अभी 2 महीने पहले, शायद मई या फिर जून में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बिपरजॉय साइक्लोन को कौन से देश ने नाम दिया? बिपरजॉय किसने रखा? बांग्लादेश ने, जिसका मतलब होता है डिजास्टर, मतलब विनाश होता है बिपरजॉय का मतलब। तो बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया था इसको। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया? यह भी इंपोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन एक योजना शुरू की? क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। द मिशन एम्ड टू प्रोवाइड प्रोड्यूसर्स विद अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस फॉर देयर मिल्क, यानी कि जो मिल्क के प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनको मिल्क का एक सही दाम दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? दोस्तों जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस अगर पूछ ले, कौन से ऑर्गन या फिर शरीर के पार्ट को ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है? यकृत मतलब लीवर को ये प्रभावित करता है। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे, कॉमन क्वेश्चन नहीं है। भारत की पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन कहां से कहां बिछी, उसका नाम बताइए। उसका नाम था नाहरकटिया नुनमती बैरोनी पाइपलाइन। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन जगह से ये होकर गुजरी। नाहरकटिया नुनमती बैरोन पाइपलाइन, दिस वाज द फर्स्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया टू ब्रिंग क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था। नाहरकटिया असम राज्य के अंदर पड़ता है, ओल्ड ऑयल फील्ड। यहां से लेकर इसको नुनमती जो कि असम के अंदर पड़ता है वहां पर पहुंचा गया। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिफाइनरीज तक, ठीक है, जहां पर बुरानी पड़ती है एक जगह बिहार में, वहां तक इसको एक्सटेंड किया गया। इसकी टोटल लेंथ 1147 किलोमीटर, 1167 किलोमीटर है। तो भारत की पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन कौन सी है? नाहरकटिया नुनमती बैरोनी। नाहरकटिया नुनमती असम के अंदर पड़ता है और बैरोनी बिहार के अंदर पड़ता है। रिफाइनरी है जहां पर कच्चे तेल की भारत में बनी कच्चे तेल, मतलब हाँ, कच्चे तेल को रिफाइंड करने के लिए एक रिफाइनरी है। भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? मतलब भारत की वो कौन सी फिल्म थी जो कि आवाज थी? क्योंकि पहले जब फिल्म बनी थी 1913 में पहली भारत की फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। उस फिल्म में आवाज नहीं थी, ठीक है, केवल चित्र चल रहे थे, हम उनको एक्ट करते देख पा रहे थे, आइडिया लगा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद पहली बोलने वाली फिल्म बनी जिसमें आवाज थी, थोड़ा सा और इंटरेस्ट जागा लोगों के अंदर कि हाँ, आप डायलॉग सुनाई देने हैं। तो कौन सी फिल्म थी बोलने वाली फिल्म? फर्स्ट टॉकेटिव मूवी कौन सी थी या फर्स्ट स्पीकिंग फिल्म कौन सी थी? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा पहली टॉकेटिव मूवी थी जो कि 14 मार्च 1931 में रिलीज हुई थी। अर्देशीर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। और पहली मूवी कौन सी थी भारत की? राजा हरिश्चंद्र थी जो कि 1913 में शायद रिलीज हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का क्या अर्थ है? What is the full form of ENIAC पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब ये बनाया गया था? ENIAC was the first programmable electronic general purpose digital computer, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 1945 में बनाया गया था। There were other computers that had combinations of 3 features, but ENIAC had all them of in one computers, यानी कि जो इससे पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें एक एक फीचर होता था, लेकिन इस कंप्यूटर में वो तीनों फीचर एक जगह ही थे। It was Turing complete and able to solve a large class of numerical problems, यानी कि ये जो ENIAC कंप्यूटर था ना, ये पहला कंप्यूटर था जो कि लार्ज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस को सोल्व कर सकता था। तो ये कंप्लीट कंप्यूटर था, 1945 में बना था। प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 15 फरवरी 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया था 1945 में। जॉन माइकले और जे प्रेपर एकर्ट ने इसको बनाया था।
कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला पर में इसको बनाया गया था। भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अर्थव्यवस्था के इन चारों क्षेत्र में से सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम लोग औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल लगा के आएंगे कि भाई इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वो जीडीपी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जबकि यह गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेवा मतलब सर्विसेज। जो सर्विसेज है, चाहे वो आपकी होटल सर्विस हो, टीचिंग सर्विस हो, नर्सिंग सर्विस हो, या फिर आपकी जॉब्स या फिर हाउसकीपिंग सर्विस हो, ये सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है इनकी जीडीपी में। देखिए एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर्स जैसे कि जॉब इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग, स्टूअर्स, टूर सर्विस, हॉस्टल सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, नर्सिंग, टीचिंग सर्विस। और दोस्तों जीडीपी में इनकी 53.66% हिस्सेदारी है, जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जीडीपी में केवल 31% हिस्सेदारी है। तो भाई जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है ना वो सेवा सर्विसेज की है। F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किया जाता है। F7 जो फंक्शन की 7 होते हैं, इसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट में क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कुछ भी टाइप किया, जैसे आप F7 दबाते हैं ना, तो जितनी भी आपकी स्पेलिंग एरर हुई होगी, ग्रामेटिकल एरर हुई होगी, वो सारी पकड़ लेगा और वो सही कर देगा। तो भाई F7 का जो काम होता है वो चेकिंग स्पेलिंग और ग्रामर का काम होता है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही मस्त सवाल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि एग्जाम में आज कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, श्रीलंका का नेशनल गेम पूछा गया, वॉलीबॉल है। तो भाई भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है और ये क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में बना था अभी, इसलिए मैंने इसमें डाला। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान। आर्चरी वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल गेम व्हेन भूटान जॉइंड द यूनाइटेड नेशन इन 1971। 1971 में आर्चरी को भूटान के नेशनल गेम के रूप में दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स एंड मैनेज द करेंसी इन इंडिया वेयर एज द इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट्स वोट डोमिनेशंस टू सर्कुलेट। द इंडियन गवर्नमेंट इज सोलली responsible for mint coin. The RBI is permitted to print currency up to 10,000 रुपी नोट, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपए का नोट भी प्रिंट कर सकता है। इसके पास ये अथॉरिटी है। रेगुलेट करने का काम भी इसी का होता है। नेक्स्ट है 65। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या होती है? सबसे पहले तो समझते हैं अपशोर होता क्या है। अपशोर को इंग्लिश में बोलते हैं एफेलियन, यानी कि जब पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस सिचुएशन को बोलते हैं एफेलियन मतलब अपशोर। और एक होता है पेरिहेलियन, जब पृथ्वी सूरज के सबसे क्लोज होती है उस सिचुएशन को बोलते हैं पेरिहेलियन। एफेलियन मतलब पृथ्वी सबसे दूर है सूर्य से। ये सिचुएशन आती है भाई हमारी जुलाई मंथ के अंदर 3 से 4 जुलाई के आसपास। पेरिहेलियन सिचुएशन जो होती है वो क्लोज आ जाती है अर्थ सूरज के, वो सिचुएशन होती है जनवरी के आसपास। ठीक है, 3 से 4 जनवरी के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एफेलियन हो रहा है मतलब पृथ्वी से अधिक दूरी पर है सूरज, तो उसके बीच की एवरेज मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाती है? एट दिस पॉइंट द अर्थ इज 147 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ उस सिचुएशन में मतलब जुलाई में जब एफेलियन हो रहा है 147 मिलियन किलोमीटर दूर हो जाती है, इतनी डिस्टेंस बढ़ जाती है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनर किसको नियुक्त किया गया इंडियन आर्मी के? पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर वाली वीडियो में। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो मास्टर जनरल सस्टेनर होता है इसका काम क्या होता है एमजीएस का। द रोल ऑफ द एमजीएस
is to sustain the Indian Army during war and peace by assuring a high state of availability of weapons, ammunition and other equipment including vehicle and stores at all time। MGS का काम होता है कि वॉर की सिचुएशन अगर बनी हुई है, इंडियन आर्मी किसी युद्ध में लड़ रही है, उस सिचुएशन में इंडियन आर्मी को वेपन्स अवेलेबल कराना, साथ ही एमुनेशन गोला बारूद अवेलेबल कराना, साथ ही व्हीकल या फिर और काफी सारी चीजें अवेलेबल कराने का काम होता है एमजीएस का। ये कमान संभालता है कि किसी चीज को इंडियन आर्मी को कमी ना हो सके, किसी चीज की कमी ना हो सके, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमजीएस की। तो हाल ही में इंडियन आर्मी के नए एमजीएस अमरदीप सिंह ओजला को चुना गया है। एमजीएस फिर से देख लीजिए, मास्टर जनरल सस्टेनर ये होता है। टिन का प्रतीक क्या है, यानी कि जो टिन होता है पीरियोडिक टेबल में उसका सिंबल ये पूछ रहा है। टिन का सिंबल होता है एसएन, टिन का सिंबल होता है एसएन और इसका एटॉमिक नंबर होता है 50। ये भी लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर 50 होता है इसका। नेक्स्ट वन, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 फ़ारेनहाइट पर आशुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति क्या होगी। यानी कि अगर हम वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो उसमें साउंड की अप्रोक्सीमेटली स्पीड कितनी होगी। देखिए तो साउंड की स्पीड होती है ना लगभग 343 मीटर्स पर सेकंड होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, एयर में साउंड की स्पीड ये होती है। तो पानी का टेम्परेचर अगर इतना है तो साउंड की स्पीड कितनी होगी। देखिए अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जितना कम होगा पानी का उतनी ही स्पीड कम होगी वाटर में साउंड की। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो लगभग 1498 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन ज्यादातर बनता है इसलिए यहां पर दे दिया। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, 1498 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में होती है, जैसे कि आपका स्टील हो गया या फिर आपका आयरन हो गया, साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होगी। वाटर में भी काफी होती है, वाटर में भी 1400 मीटर्स पर सेकंड के आसपास होती है नॉर्मल वाटर में स्पीड साउंड की। सबसे कम स्पीड जो होती है ना, या फिर जो स्पीड नहीं, जो ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड, वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, उसको मीडियम चाहिए होता है कोई। 69, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। सिंपल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 168 में ये कहा हुआ है कि हर एक राज्य में एक तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और साथ ही एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, मतलब विधान परिषद और विधानसभा होगी। ये अनुच्छेद 168 में कहा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट आर्टिकल 168 में हमें प्रावधान मिलता है। समझ गए, जो चीजें मैंने बता दी वही यहां पर लिखी हुई है, नोट करिए। नेक्स्ट है 70, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हैदराबाद ये सुंदर सा शहर है, शानदार सा शहर है, इसका संस्थापक कौन था। मैं आपको यह भी बताऊंगा इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन सी नदी के किनारे पर हुई थी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। ऑप्शन पे मत जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल था। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 में भी पूछा गया था और आज की शिफ्ट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो भाई हैदराबाद शहर के जो संस्थापक थे ना, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। 1591 में हैदराबाद की स्थापना करी थी और ईस्ट बैंक यानी कि पूर्वी किनारे पर करी थी मूसी नदी के। क्लियर हो गई सारी चीजें। और जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था ना, ये कुतुब शाही राजवंश का शासक था उस टाइम पर, समझ गए। तीसरा ये सन था सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह का, ठीक है, 1565 में इसका जन्म हुआ था। चार मीनार भी इसी ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है 71, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा। हाल ही में सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों अभी अभी कुछ ही दिन पहले एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोमोह डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। क्लियर है। इसको नाम दिया गया रानी दुर्गावती के नाम पर, जो कि गोंडी पीपल की एक क्वीन रह चुकी है। ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये कवर करेगा 24 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको
96 में नोटिस किया था और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया था, लेकिन अब फाइनली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व है। ये 7वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। याद रहेगा। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? कौन सा राज्य पूर्ण ई शासित राज्य बन गया, या फिर कौन से राज्य की सरकार पूरी तरीके से पेपरलेस हो चुकी है, एकदम डिजिटल हो चुकी है? क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और आपको पता है केरल राज्य भारत का इकलौता ऐसा राज्य बन गया जिसकी अपनी इंटरनेट सर्विस है, अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस है। नेक्स्ट है पिनराई विजयन सीएम है केरल राज्य के और मोहम्मद आरिफ केरल राज्य के गवर्नर है। अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है ना वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। मोस्ट एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड इन अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर अबाउट 15 से 30 किलोमीटर ऊपर ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है। इसी में हमारी ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सीधा पूछा जा रहा है कि 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता? उनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। किस देश के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के हैं। जॉर्जी गोस्पोडिनोव is a Bulgarian writer, poet and playwright. His novel Time Shelter received the 2023 International Booker Prize. इन्होंने नोवेल लिखा था टाइम शेल्टर, इसके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अ इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड होस्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल प्राइज टू कॉम्प्लीमेंट द मैन बुकर प्राइज वॉज अनाउंस्ड इन जून 2004। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो स्थापना हुई थी जून 2004 में हुई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज कैटेगरी इसकी है 23 मई 2023 में इस अवार्ड को इस बार दिया गया है। क्लियर है? फर्स्ट अवार्ड 2005 में दिया गया था। इस अवार्ड में 50,000 यूरो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 75। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? यानी कि भटियाली जो कि एक फोक म्यूजिक है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो भाई ये वेस्ट बंगाल राज्य से संबंधित है। भटियाली इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन बोथ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। डेफिनेशन देखिए, निजाम सागर इज द ओल्डेस्ट डैम इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। दिस प्लेस इज लोकेटेड एट अबाउट 145 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल हैदराबाद एंड 81 किलोमीटर्स फ्रॉम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से 81 किलोमीटर दूर है भाई निजाम सागर बांध जो कि तेलंगाना स्टेट के अंदर है। अटल भूजल योजना खालिस्तान से संबंधित है। अटल भूजल योजना जो है वो किस से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भूजल से संबंधित है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। अटल भूजल योजना इज अ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल भूजल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की 95वीं जयंती पर जो ग्राउंड वाटर है उसको मैनेज कर सके, उसका इस्तेमाल कैसे कर सके अच्छे से, उसका रीयूज कैसे कर सके, उस चीज को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। 25 दिसंबर 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। द पर्पज ऑफ द स्कीम टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन 7 स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 7 राज्य में ग्राउंड वाटर को इंप्रूवमेंट करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई थी। वो कौन कौन से राज्य? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना कौन कौन से राज्य में इंप्लीमेंट की गई। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य हैं। बांकापुर मोर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांकापुर मोर अभ्यारण्य, बांकापुर पीकॉक सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनसाइड द बांकापुरा फोर्ट इन
हवेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के अंदर एक हवेरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है और वहां पर एक बांकापुर फोर्ट है, उसी के अंदर स्थित है बांकापुर मोर अभ्यारण्य। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल यानी कि पहले कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किए गए थे, कौन से सन में आयोजित किए गए थे? 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था, हैमिल्टन में। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन 1930 एट हैमिल्टन, कनाडा। आफ्टर ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। भारत में पहला अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक कब स्थापित किया गया और कहां स्थापित किया गया, ये मैं आपको बता दूंगा। 1975 एग्जैक्टली अगर हम बात करें 26 सितंबर 1975 में भारत का पहला रूरल बैंक की स्थापना हुई। कहां पर हुई, उसका नाम क्या था? देखिए दोस्तों, द प्रथमा बैंक ऑफ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट वन, गुरुत्व आकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? यानी कि दोस्तों ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए सबसे पहली बार किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ? क्वेश्चन का सही आंसर है LIGO, ऑप्शन डी, जिसका मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एंड अ मार्वल ऑफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बेसिक क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में भी इस बार बना, लेकिन थोड़ा अलग था। मैं आपको सारे फैक्ट बता दूंगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई, कहां हुई, बताता हूं। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसका मतलब होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML शॉर्ट में इसको बोलते हैं। पॉपुलरली नोन एज द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका, ब्रिटिश इंडिया। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया में आया करता था, अब तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ख्वाजा सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। मोहम्मद जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग के साथ जुड़े थे और आगा खान इसके प्रेसिडेंट बने थे, ना कि आगा खान इसके संस्थापक थे। मेंबर थे, लेकिन संस्थापक इसके जो माने जाते हैं ख्वाजा सलीमुल्लाह माने जाते हैं मुस्लिम लीग के। हड्डियों और दांतों की रचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अनिवार्य होता है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पाइथन एक क्या है? पाइथन एक उच्च स्तर की यानी कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। ग्विडो वैन रूसम ने इसकी स्थापना करी थी 20 फरवरी 1991 में। 20 फरवरी 1991 में इसकी मतलब इसको अपेयर कर दिया गया था लोगों के लिए, लोग इसको इस्तेमाल करने लग गए थे कंप्यूटर के ऊपर। डिजाइन किया था ग्विडो वैन रूसम, सर्च करिएगा इनके बारे में। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो जयपुर के अंदर जो हवा महल है उसकी बाहरी दीवारों पर 953 टोटल खिड़कियां हैं। द स्ट्रक्चर वाज बिल्ड इन 1799 बाय द महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ग्रैंडसन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह। दोस्तों 1799 में हवा महल की स्थापना करवाई थी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जो कि पोते थे महाराजा सवाई जय सिंह का। फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ झुंझुनू इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जिन्होंने झुंझुनू शहर की स्थापना करवाई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था लगभग 1517 में। 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था इब्राहिम लोदी और 1526 तक इसने शासन किया, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला। इब्राहिम लोदी 1480 में इसका जन्म हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में इसकी हत्या करी गई थी बाबर के द्वारा। Was the last sultan of the Delhi Sultanate who became the sultan in 1570। 1517 में गद्दी पर बैठा। उसके पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर खान लोदी उसका पिता था। नेक्स्ट है
2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए दोस्तों, आज की शिफ्ट में भी स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डाला और ये क्वेश्चन भी एमटीएस के एग्जाम में हाल ही में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको याद हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 जून को कौन से नए राज्य की स्थापना हुई थी? तो भाई सही आंसर है तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना नई राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग हटके, और इसने इस बार अपनी 10वीं स्थापना दिवस मनाया। खाशाबा दादा साहब जाधव किस खेल से संबंधित थे? क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, आपने पहली बार सुना होगा। खिलाड़ी और खेल के संबंध के बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुश्ती। देखिए दोस्तों, खाशाबा दादा साहिब जाधव 15 जनवरी 1926 में इनका जन्म हुआ था। 14 अगस्त 1984 में इनका निधन हुआ था, जो कि एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर थे। इनको जाना जाता है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था 1952 में समर ओलंपिक्स में, ठीक है, हेलेंस्की में जो हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन अ इंडिविजुअल मेडल इन द ओलंपिक्स। तो भाई ये तो ग्रेट पर्सनैलिटी है। ये स्वतंत्र भारत के पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिविजुअली ओलंपिक में मेडल जीता था, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है, तो कुश्ती से रिलेटेड है, खाशाबा दादा साहिब जाधव। दिसंबर 2019 में रोहतांग पास सुरंग का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? दोस्तों दिसंबर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई सुरंग का उद्घाटन किया, जिसको नाम दिया गया अटल टनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस टनल का नाम रखा गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अटल टनल ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल, इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। पहले जब ये टनल नहीं बनी थी, इस पास को रोहतांग पास कहा जाता था। जब रास्ता नहीं था, उससे पहले इसको रोहतांग दरार कहा जाता था। नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर of India Atal Bihari Vajpayee is a highway tunnel built under the Rohtang Pass in the eastern पीर पंजाल रेंज पर इसको बनाया गया, हिमालय पर। नेशनल हाईवे 3 पर इसको बनाया गया, हिमाचल प्रदेश इंडिया के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जाने, 10वें प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले भारत के, और 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले 13 दिन के लिए बने थे 1996 में, फिर ये 13 महीने के लिए बने 1998 से लेकर 1999 में, फिर ये तीसरी बार 1999 से 2004 में भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वाजपेयी वॉज वन ऑफ द को फाउंडर एंड सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के ये फाउंडर भी हैं और ये सीनियर लीडर भी रह चुके हैं। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी। फाउंडर कौन थे बीजेपी के? अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि अब भी हैं 95 उनकी एज हो चुकी है लाल कृष्ण आडवाणी जी के, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? सभी को पता है, मनोज सोनी है। नेक्स्ट वन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जिलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया? सीजीएल एग्जाम में बन चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो टेन्यूर होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है? जो भी पहले हो जाए उतना उसका कार्यकाल होता है। कम से कम 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर उसकी उम्र पहले 65 साल हो जाती है तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और राजीव कुमार फिलहाल भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे कि लाइनक्स या फिर लिनक्स, जैसे कि आज विंडो है। लाइनक्स इज अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि सितंबर 17, 1991 में बना था लिनस टोरवेल्डस के द्वारा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। चौधरी चरण सिंह जी थे। 1979 से लेकर 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। 6 से 7 महीने ये भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, भारत के संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि 1976
संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जब जोड़े गए थे, तो एक कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? रसिया, पहले यूएसएसआर जिसको बोला जाता था, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से इसको लिया गया है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, जिसको पहले यूएसएसआर सोवियत संघ बोला जाता था। दीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A। देखिए दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के संविधान के पार्ट 4A में है। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब जोड़े गए थे। किसके सजेशन पर, किसके रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन पर। ये 5 से 6 क्वेश्चन निकल गए एक ही क्वेश्चन में से। नेक्स्ट वन, श्वेत क्रांति शब्द का संबंध है। श्वेत क्रांति शब्द दूध से संबंधित है, यानी कि 1970 में दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। इसके जो फादर माने जाते हैं ना, श्वेत क्रांति के जो मतलब जनक माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीश कुरियन माने जाते हैं भारत के अंदर। और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति को। ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्ट किया गया था 1970 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था, जो कि क्रॉप यानी कि गेहूं की खेती से रिलेटेड था। गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी। एक ब्लू रिवॉल्यूशन था जो कि फिश से रिलेटेड था। एक ब्राउन रिवॉल्यूशन था जो कि लेदर चमड़े से रिलेटेड था। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल का जो पीलापन पड़ रहा है ना ताजमहल के ऊपर, तो इसका कारण है एसिड रेन। और एसिड रेन जो हो रही है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, यानी कि SO2। SO2 की वजह से जो ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। लेकिन इसकी हर साल रिपेयरिंग होती है, सफाई होती है, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता को मेंटेन रखा जा रहा है। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो भाई ढिमसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट वन, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीली पूछा जाएगा। और आज की ही शिफ्ट में इंपॉर्टेंट डेज और थीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इस बार 2022 में वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था? तो इक्वलाइज 2022 का वर्ल्ड एड्स डे का थीम था, नोट करिए। वर्ल्ड एड्स डे 1988 में पहली बार मनाया गया था। तो 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल गए। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, इस बार 2022 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया है ना, वो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार किसी भी राज्य को? प्रमोटिंग वाटर यूज इफिशिएंसी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द टारगेटेड एरियाज रिजल्टिंग इनटू द sustainability of groundwater resources development, educate capacity building amongst the stakeholders etc। समझ नहीं आया? यानी कि दोस्तों वाटर को यूज करने की इफिशिएंसी को लेकर, या फिर वाटर रिसाइकलिंग को लेकर, या फिर रीयूज ऑफ वाटर को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है। जो स्टेट इस चीज में सबसे अच्छा काम कर रहा है उसी स्टेट को हर साल राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रहेगा, इंपोर्टेंट है। और उड़ीसा राज्य को 2nd पुरस्कार दिया गया है और 3rd पुरस्कार आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिया गया है जॉइंट। नेक्स्ट है 101, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? भारत के प्रसिद्ध नोवेलिस्ट R.K. नारायण ने इस उपन्यास को लिखा है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर में, मानव शरीर के लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होती है। द ह्यूमन बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज जो होते हैं ना वो ह्यूमन बॉडी की मसल्स और लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है। नेक्स्ट है 103,
अंजुम मोदगिल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रही है, खिलाड़ी का नाम दे देती है, पूछते हैं कि किस खेल से संबंधित है। तो भाई अंजुम मोदगिल शूटिंग खेल से संबंधित है, पंजाब को ये रिप्रेजेंट करती है। अंजुम मोदगिल इज अ इंडियन स्पोर्ट्स शूटर, सी इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड रिप्रेजेंट्स पंजाब, सी इज सपोर्टेड बाय गो स्पोर्ट फाउंडेशन थ्रू द राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम। शूटिंग के क्षेत्र में 2018 में कॉमनवेल्थ में 50 मीटर्स राइफल में तीसरी पोजीशन पे ये रही थी। अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है शूटिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? इस बार श्रीलंका और पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन डी, ए एंड बी सही है। श्रीलंका और पाकिस्तान में एशियन कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। द 2023 एशियन कप विल बी द 16th एडिशन, 16वां एडिशन ये रहने वाला है एशियन कप का, विद द मैचेस टू बी प्लेड वन डे इंटरनेशनल, यानी कि ओडीआई वन डे इंटरनेशनल मैचेस होने वाली, एंड इट विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए दोस्तों, 21 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगे, 17 सितंबर 2023 तक चलने वाले टेंटेटिव डेट है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको हेड कर रही है, लीड कर रही है। साथ ही क्रिकेट फॉर्मेट वन डे, यानी कि ओडीआई ये मैचेस इसमें होने वाले, 13 मैचेस होने वाले हैं और 6 क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ग्रुप स्टेट्स होंगी, साथ ही इसमें फाइनल मैच होंगे। 105वां, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है, कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। देखिए दोस्तों, IUPAC आईडी भी इसकी कई बार पूछी जाती है, तो इसका जो IUPAC नेम है ना, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। IUPAC आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि केमिकल साइंस के क्षेत्र में काम करती है, और ये इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का मेंबर है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप इसको लर्न कर लोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 100+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो सभी को नोट करिए और इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए और एनालिसिस देखिए कि डेली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में भी आपको उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। और कल रात को मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि हमारी कम से कम 7 से 8 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका होगा। तो सभी शिफ्ट को डीप एनालाइज करने के बाद एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां पर आपको एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनसे रिलेटेड आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कल शाम मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उस वीडियो का वेट जरूर करें और प्रिपरेशन में लगे रहिए। चाहे आपको 8, 10, 12 घंटा जितना भी पढ़ना पड़े ना, पढ़ो। यही टाइम आप एग्जाम को निकाल के लेकर जा सकते हो। तो भाई ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।